नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। चेन्नई के मरीना बीच पर हुआ जयललिता का अंतिम संस्कार। नम आंखों से लाखों लोगों ने दी अंतिम विदाई। तमिलनाडु में 7 दिन का राजकीय शोक। जयललिता के निधन पर केंद्र ने घोषित किया 1 दिन का राजकीय शोक। आधे झुके राष्ट्रीय ध्वज। उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, बिहार समेत कई राज्यों में भी शोक का ऐलान। संसद में जयललिता को दी गई श्रद्धांजलि सम्मान में दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बताया अपूर्णीय क्षति। जयललिता के निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने जताया दुख। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने चेन्नई पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। विरोधी दलों पर मायावती के तीखे तेवर। लखनऊ रैली में बीजेपी पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। कहा दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर रही हैं कांग्रेस और सपा। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारतीय राजनीति का एक अध्याय अब सिर्फ यादों में रहेगा। जी हां, तमिलनाडु में जिस तरीके से आज अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग उमड़े। दिवंगत नेता जयललिता की शख्सियत कुछ ऐसी ही थी। चेन्नई में जनसैलाब वर्षों बाद दिखा और इसमें खास लोग भी थे और अम्मा के समर्थक भी। पूरा देश उनकी याद में गमगीन दिखा। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता को आज आखिरी विदाई दी गई। चेन्नई के मरीना बीच पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर गणमान्य लोगों के साथ उनके लाखों समर्थक मौजूद थे। नम आंखें और चेहरों पर मायूसी। मंगलवार को चेन्नई में हर तरफ यही मंजर था। दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता को आखिरी विदाई देने जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से जयललिता को आखिरी विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जयललिता के राजनीतिक गुरु एम.जी. रामचंद्रन की समाधि के पास ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर मरीना बीच पर कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। इससे पहले जयललिता का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में रखा गया था, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। She had an wonderful mastery over facts and theories. She is a fighter. Until the last moment, she fought against the cruelty of disease and sufferings. All other battles she won, but perhaps everybody is to lose one battle, and she has lost that. I pay my respectful homage to her. जयललिता का सोमवार रात 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। उन्हें 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु और वहाँ की राजनीति पर और बातचीत करने के लिए गणपति सुब्रमण्यम हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो पुथियाथलामुलाई से। गणपति, स्वागत है आपका। जिस तरह से ये पूरा एक अध्याय जिसकी समाप्ति हो रही है और एक नया अध्याय एक राजनीतिक तौर पर भी वहाँ पर शुरू हो रहा है, लेकिन
उस नए अध्याय से पहले इस पुराने अध्याय की जो कड़वी मीठी यादें हैं उस पर मैं चाहूँगा आपका कमेंट, क्योंकि लंबे अरसे से आपने उनको देखा है, उनकी राजनीति को किस तरीके से पूरा सफ़र रहा है। जयललिता एकदम एक पॉलिश्ड पॉलिटिशियन थी। कभी आपने सुना नहीं होगा कि उनको पब्लिक में चिल्लाते हुए या मिसबिहेव करते हुए। बहुत पॉलिश तरीके से बात करती थी, लेकिन अपनी बात बहुत पूरा ताकत के साथ रखती थी। अगर 2 सेंटेंस भी बोला तो वो एकदम कन्विक्शन के साथ फाइनल। वो उनका कैरेक्टर था, बोल्ड एंड करेजियस। तो कभी भी जो किसी भी चीज़ से वो डरी नहीं। मतलब अगर पॉलिटिकल बैटल हो, इलेक्शन हो, कोर्ट बैटल हो, हर चीज़ में पूरा लड़ाई किया। मतलब आखिरी लास्ट मिनट तक हर चीज़ में लड़ाई किया। बट बीमारी में भी देखिए कम से कम 2 महीने से ज़्यादा वो हॉस्पिटल में रही। अब क्या करें, अब कुदरत के सामने तो कोई भी उससे लड़ नहीं सकते। पर लेकिन जयललिता का नाम हमेशा याद रहेगा कि पूरा हिम्मत के साथ एक औरत जो है, पूरा प्रांतीय को नहीं पर लेकिन पूरा देश में सब लोग याद रख रहे हैं आज। इतना करेजियस एंड बोल्ड, मतलब अभी ऐसा कोई दूसरा अगर मिलेगा ऐसा देखने को, वो तो सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि जयललिता और तमिलनाडु की राजनीति पर अगर उनके मैं देखें, जो आपने कहा कि किस तरीके से बोल्ड स्टेप लेती थी, चाहे वो करुणानिधि के मसले पर जब पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हो, शंकराचार्य का मसला रहा हो, और केंद्र के साथ समर्थन वापसी की बात हो, या श्रीलंका को लेकर उनका एक अपना जो पक्ष रहा हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहाँ पर कौन कितना सपोर्ट में खड़ा होगा, शायद उसकी चिंता उन्हें कभी नहीं रही है। ऐसा क्यों, वजह क्या थी, ताकत क्या थी उनकी? वो इसलिए थी कि उन्होंने जो भी किया पूरे मन से किया है। जैसे अगर कावेरी का मामला आपने बताया, उसमें ना राजनीतिक और फिर लेजिस्लेटिव, उसके अलावा कोर्ट में भी उन्होंने केस किया था। और जैसे श्रीलंका का आपने बताया, कच्छतीव आइलैंड क्यों आपने श्रीलंका को दिया, उसमें उन्होंने असेंबली में और पॉलिटिकली उसका लड़ाई लड़ती रही और उसके अलावा कोर्ट में भी केस कर दिया। तो जो चीज़ उनका लगता था कि भाई ये सही है, इसके लिए लड़ना है, तो वो पूरा मैदान में उतर के हर जगह से वो लड़ती थी। तो वो उनका खासियत था, क्योंकि वो दूसरों की ओपिनियन से अपना इन्फ्लुएंस कभी नहीं होती थी। तो खुद का ओपिनियन से, खुद की नज़रों से देख के, और उसके अलावा इससे मेरा पार्टी का क्या होगा, इससे मेरा तमिलनाडु का पब्लिक का क्या होगा, तो ये सब चीज़ें सोच के वो करती थी। तो इसलिए ज़्यादातर इश्यूज़ अगर कम लिया होगा, लेकिन उसका जो है पूरा फुल फाइट, दैट वाज हर स्टाइल। और क्योंकि सफ़र जब शुरू हुआ फिल्मों से राजनीति में, और राजनीति के बाद पहले संसद के गलियारों में और उसके बाद मुख्यमंत्री का पद, कभी ऐसा कोई वक्त आपको याद पड़ता है जब लगा हो कि जयललिता मुश्किल में है, डील करने में मुश्किल है, लेकिन उससे उबर गई हूँ तुरंत? बिल्कुल, ये उनका लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जंक्चर था कि जब एमजीआर गुजर गए थे। जयललिता हमेशा एमजीआर की फेवरेट मानी जाती थी। एमजीआर कभी उनसे नाराज़ होते थे, तो कभी एमजीआर का डिसीजंस उनको पसंद नहीं आता था। फिर भी जो है एमजीआर वाज ऑलवेज अ मेंटर, वेरी प्रोटेक्टिव, बिग ब्रदर लाइक फिगर। जब एमजीआर नहीं रहे तो एमजीआर का जो बाकी करीबी लोग जयललिता को आइसोलेट कर दिया, एमजीआर की पास नहीं आने दिया, पार्टी की पास नहीं आने दिया। तो उनको ऐसा लगता था कि वो एआईएडीएमके भी बाहर कर देंगे और एमजीआर की यादों से भी बाहर कर देंगे, इस तरह का जो तमिलनाडु का पॉलिटिकल सिचुएशन से बाहर कर देंगे। लेकिन उस समय कोई मदद नहीं था उनके पास, सिर्फ जयललिता थी अकेले, और उनका जो सपोर्टर्स का प्यार था, उससे विदाउट एनी रिसोर्स और एनीथिंग लड़ाई लड़ के फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गई और एआईएडीएमके का भी वो बॉस बन गई। पूरा एकदम ऐसा कंट्रोल जैसा उनका मेंटर एमजीआर का था, सेम कंट्रोल आ गया। वो उनका लाइफ का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगा। चैलेंजेस तो उन्होंने बचपन से बहुत देखा, पर लेकिन ये सबसे ज़्यादा चैलेंज और बिग विक्ट्री फॉर हर। क्या इसके पीछे एक वजह थी कि इससे पहले एक सफल जो फिल्मी उनका करियर था, उससे जो एक पॉपुलरिटी उन्होंने गेन की थी, उसका राजनीतिक क्षेत्र में जब वो मैदान में उतरी तो जो एक सिंपैथी थी, सहानुभूति थी, वो वहाँ पर मिली, उसका फ़ायदा मिला? बचपन से ही जो है उनका ये आदत था लड़ने का, क्योंकि जब वो 2 साल की थी उनका फादर गुजर गए थे। तो उनको मदर से अलग रह के, मदर चेन्नई में और ये बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही है। फिर बाद में जब यहाँ चेन्नई आई तो उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना पड़ा। इतना अच्छा स्टूडेंट से पढ़ाई छोड़ के फिल्मों में जाना पड़ा। वो एक मोड़ था लाइफ में, और फिल्मों में काम करना खास करके औरतों के लिए उन दिनों में इतना आसान नहीं था।
तो उतना जितना चैलेंजेस उस समय थे वो उन सबको लड़ते लड़ते आगे बढ़ते जीतते हुए आई। तो वो उनका कैरेक्टर में आ गया कि कोई भी चीज़ हो मैंने लड़ना है, मैं जीत सकती हूँ, वो बिलीफ कॉन्फिडेंस आ गया था। तो इसीलिए राजनीति में भी इतना जो बड़े बड़े जंग हुए तो एक बार उनको सरकार को गिराना भी पड़ा, तो गंवाना भी पड़ा अपना सरकार, तो फिर भी वो कोई चिंता नहीं किया, तो लड़ाई लड़ा। वो करेज जो है वो बचपन से अंदर में आ गया था उनका, वो लास्ट तक आखिरी दम तक वो लड़ाई लड़के गई। और एक और जो सबसे बड़ा शायद पॉलिटिकल करियर में उनके जो एक बड़ा अवरोध या फिर एक पॉइंट था वो था जब आय से अधिक संपत्ति के मामले पर कोर्ट की ओर से जो फैसला आया, उस दरम्यान ऐसा लगा था कि शायद पार्टी के अंदर कोई नया नेतृत्व उभरेगा या फिर एक सेकेंड लीड तैयार होगी या फिर पार्टी में हो सकता है कि अब असंतोष जो है दिखे, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत बखूबी कंट्रोल किया। बिल्कुल, वो पहले तो उस टाइम में लोगों ने सोचा कि उनके खिलाफ जो है कुछ होगा नहीं है क्योंकि केस लंबा किस तरह, लेकिन आखिरी में अचानक उनको जेल जाना पड़ा। जब जेल भी गई थी वो, तो सुबह कोर्ट गई थी और उसके बाद चेन्नई लौटी नहीं, वहीं से सीधा जेल में जाना पड़ा। फिर भी सारा कुछ अरेंजमेंट कर दिया, पार्टी में भी कर दिया, सरकार में भी कर दिया। तो वो जेल में अंदर पूरा टाइम जब रही, उस टाइम में भी दोनों साइड में उनका कंट्रोल हटा नहीं, पूरा कंट्रोल में था, ताकि वो वापस जब आए तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होके आए और उनको जो वो छोड़ गई थी वो सब उनके पास वापस आ गया। तो वो कंट्रोल था उनको कि वो बहुत कठिन समय था उनके लिए कि वो एक चीफ मिनिस्टर, इतना बड़ा पर्सनालिटी को जेल जाना पड़ रहा है। तो वो दिल में उनका दर्द था, लेकिन उसके बावजूद अपने कंट्रोल नहीं खोया, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एक आखिरी सवाल, नया कंट्रोल जिसको लेकर लगातार हम लोग कयास लगा रहे हैं, क्या देखते हैं उसके बारे में? नया कंट्रोल अभी जयललिता जी को जाते हुए 24 घंटे भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है आज का दिन जैसा आपने कहा कि एक पुराना इतिहास है, ये ख़त्म हो रहा है, वो नया इतिहास अब शुरू होगा। उसमें अभी एक चीफ मिनिस्टर तो बना दिया है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो पनीरसेल्वम जी को चीफ मिनिस्टर बनाए, हो सकता है वो कंटिन्यू करें, लेकिन पार्टी की जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा? जो जयललिता का जो पूरा कंट्रोल था उस तरह कौन कर पाएगा? तो इसमें शशिकला नटराजन का क्या भूमिका होगी? शशिकला नटराजन जयललिता की बहुत करीबी दोस्त है और पूरा टाइम हॉस्पिटल में उनके साथ थी। तो उनका जो पार्टी का कहना है, पार्टी का एमएलए हो, एमपी कोई भी हो, कि मानते हैं कि शशिकला नटराजन इज़ वेरी पावरफुल, बट वो सिचुएशन कल रहेगा नहीं रहेगा। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा? जनरल सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर तालमेल के साथ काम करेंगे। तो पार्टी को जयललिता ने जिस तरह स्ट्रेंथन किया है करके बहुत मजबूती के साथ छोड़ा है कि विथ 50 MPs एंड स्टेट गवर्नमेंट इट्स नॉट सो ईजी। उसको मैनेज कोई कर पाएगा या 2-3 लोग मिलकर भी कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा सवाल और आने वाले महीनों में देखना होगा। बहुत शुक्रिया गणपति इस पूरी चर्चा के लिए आपका। उधर संसद में आज जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि देश ने एक दिग्गज नेता और योग प्रशासक खो दिया। जयललिता ने 1984 से 1989 तक वो राज्यसभा से सांसद रहीं। उधर लोकसभा में भी श्रद्धांजलि के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जयललिता के निधन की जानकारी सदन को दी। सभापति ने राजनीति जगत में उनके योगदान को याद किया। I refer with profound sorrow to the passing away of Ms. J. Jayalalitha, a former member of this House and Chief Minister of Tamil Nadu, on the 5th of December 2016 at the age of 68 years. In the passing away of Ms. J. Jayalalitha, the country has lost a prominent leader, a distinguished parliamentarian, and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Ms. J. Jayalalitha. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. सदन में मौन रखा गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जयललिता 2 महीने से भी ज्यादा समय से चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थी। रविवार शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद सोमवार रात 11:30 बजे
उनका निधन हो गया। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में 7 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। राज्य के स्कूल कॉलेज आज से 3 दिन के लिए बंद हैं। तमिलनाडु में बाजार भी बंद रहे। हर जगह लोग अपने प्रिय नेता के शोक में डूबे नजर आए। कई लोगों ने मुंडन कराकर अपने नेता को श्रद्धांजलि दी। इस बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बलों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो देश की राजनीति में जयललिता की अहम जगह थी और उनके बारे में केंद्रीय मंत्री उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। इस देश की वह कद्दावर नेता थी और तमिलनाडु में तो उनकी बेहद लोकप्रियता थी और मैं मानता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में एक आइकन के रूप में वह इमर्ज होकर आई थी। जयललिता जी बहुत ही लोकप्रिय रहे और गरीबों का मसीहा माना जाती थी। Jayalalitha ji created a brand Amma politics, a new brand of politics, but center of which was always poor people, and therefore she was a fighter till the end. एक प्रतिभाशाली और गरीबों की मसीहा जो थी, ऐसी नेता का अवसान हुआ है। ये देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। She's a very versatile woman and worked very hard for women upliftment. Impacts are more in Tamil Nadu, but a very versatile person. बेबी टू क्रेडल जो उनकी स्कीम थी या अम्मा कैंटीन स्कीम थी, जो दबे कुचले जरूरतमंद लोगों के लिए जो उन्होंने स्कीमें चलाई, आज उनको तमिलनाडु के लोग ही नहीं लेकिन देश के लोग सब इस दुख की घड़ी में अपने उधर के भाइयों बहनों के साथ खड़े और याद करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाते से महिलाओं की मजदूरों के लिए उन्होंने 34 हफ्ता जो है उसने बढ़ाई। वैसे ही जो है जितने भी महिला मजदूरों के बारे में, महिलाओं के बारे में खास करके उन्होंने बहुत से स्कीम भी निकाली। लोग हृदय में उनका स्थान लेकर ही काम करते थे। असामान्य व्यक्तित्व और लोकप्रिय नेतृत्व और गरीब जनता के प्रति संवेदनशीलता और प्रेम, ये उनकी राजनीति की विशेषता रही है। और अब सुनते हैं राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें किस तरीके से याद किया। इस देश की वह कद्दावर नेता थी और तमिलनाडु में तो उनकी बेहद लोकप्रियता थी और मैं मानता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में she is an iron lady. Whatever she feels correct, she will always, in spite of all opposition, stand by the decision. उन्होंने राजनीति में भी और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक नाम बनाया। बड़ी कल्चर्ड वुमेन थी और अपने डिसीजन के लिए, अपने फैसले के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मशहूर थी। एक प्रो पुअर प्रोग्राम देने में वो बहुत ही यशस्वी रही। जो धैर्य एक महिला होके उस जगह उन्होंने बताया, तो ये बड़ा प्रशंसनीय है। She was a born fighter, extremely talented administrator, and someone who captured the imagination of millions and millions of people. She has been a member of the Legislative Assembly for 7 times, twice as opposition leader and 5 times as chief minister, which is unbelievable. And of course she has come across too many number of trials and very much of miseries. As a single person, she withstood everything. कि कितनी ही समस्या पैदा होगी, ये समस्या से रास्ता निकलने के लिए वो हमेशा कामयाब होगी और इसलिए चाहे इतनी मेहनत करने की तैयारी उन्होंने हमेशा रखी थी। बहुत संतुलित यानी बैलेंस पर्सनैलिटी थी और कई भाषाओं पर उनका एकाधिकार था। She was a very popular leader, efficient administrator, and at a very relatively young age, her going away is actually a big loss for Indian politics. ऐसा एक पॉपुलर, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, एफिशिएंट ऐसा एक लीडर
ये तो बिग लॉस है। और उन्होंने तमिलनाडु की जनता का बहुत सेवा किया है और देश के हर बड़े उलझन जो सवाल होते थे जयललिता जी के राय का बहुत महत्व दिया जाता था। A lot of people think in a different way that actors cannot be good politicians, but she defied everyone and she proved herself and she made her own special position in the heart of millions of people, and she was a national leader, I can say, not just confined to Tamil Nadu. जयललिता के सम्मान में आज देश भर में राष्ट्रीय शोक रहा। कई राज्यों ने भी शोक का ऐलान किया है। केरल में आज से 3 दिन का शोक रहेगा। कर्नाटक और बिहार में भी 1 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। राजनीति में जयललिता के धुर विरोधी रहे डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने कहा कि वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। करुणानिधि ने कहा कि जयललिता ने अपनी पार्टी के लोगों के कल्याण के लिए बहादुरी से काम किया। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता एम.के. स्टालिन ने उन्हें बहादुर महिला बताया। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जयललिता के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि जनता जयललिता को बहुत प्यार करती थी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने कहा है कि वो तमिल समुदाय के दिलों में बसती थी। सिंगापुर के विदेश मंत्री वी बालाकृष्णन ने चेन्नई में जयललिता को श्रद्धांजलि दी। सिंगापुर में बड़ी संख्या में तमिल मूल के लोग रहते हैं। जयललिता के निधन के बाद उनके बेहद करीबी ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। जयललिता के निधन के कुछ घंटे बाद ही राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह तीसरा मौका है जब पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने हैं। जयललिता के निधन के कुछ घंटों बाद ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद राज्यपाल विद्यासागर राव ने पनीरसेल्वम को देर रात करीब 1:15 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मायूस चेहरे के साथ पनीरसेल्वम ने जयललिता की फोटो जेब में रखकर राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके अलावा 31 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के पहले 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पनीरसेल्वम जयललिता के बेहद करीबी थे। जब भी जयललिता को किसी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, उन्होंने पनीरसेल्वम पर ही भरोसा जताया। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जयललिता के इस्तीफा देने के बाद पनीरसेल्वम राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। सितंबर में जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से पनीरसेल्वम ही मुख्यमंत्री का कामकाज देख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस फैसले से पूरा देश कतार में खड़ा है। लखनऊ में पार्टी की रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों को गुमराह करती हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर मंगलवार को लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने रैली की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की 90% जनता को फकीर बनाकर कतार में खड़ा कर दिया। मायावती ने कांग्रेस पर दलितों और मुस्लिम की अनदेखी का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। सपा सरकार द्वारा केवल अपने सपा परिवार के मनोरंजन के लिए ही हर वर्ष अपने गृह जनपद में अकेले सफाई महोत्सव को मनाने पर ही प्रदेश की गरीब जनता का जो करोड़ों रुपया काफी बेदर्दी से पानी की तरह बहा दिया जाता है। रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियां बाबा साहेब को लेकर भ्रम फैलाती हैं, दलितों और पिछड़ों के बीच फर्क पैदा करती हैं। मायावती ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 जनवरी को उन्हें 44वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाएंगे। वो 4 अगस्त 2017 तक इस पद पर रहेंगे। जस्टिस खेहर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे कई अहम मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुना चुके हैं।
जस्टिस खेहर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने उनके नाम की सिफारिश की। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद से 130 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी जब्त की है। वहीं 2000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कानून के गंभीर उल्लंघन के 30 से ज़्यादा मामलों को ईडी और सीबीआई को भेज दिया है। आयकर विभाग के मुताबिक 8 नवंबर के बाद सीबीडीटी ने 400 से ज़्यादा मामलों की जांच की थी, जिसमें 30 मामलों को ईडी और सीबीआई को भेजा गया। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और दूसरी एजेंसियां संदिग्ध लेन देन पर नजर बनाए हुए हैं। तो खबरों का आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।